Hello guys, myself Sonu Yadav and you all are welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new unit of fundamental mechatronics. So basically इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स के जो भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. It will be two lecture video. In that particular video we shall cover the whole unit of this fundamental units of mechatronics. So basically इसमें हम लोग theory भी देखेंगे as well as we are try to cover the all important questions which questions are going to come in our university exam. और जो क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट. इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा फ्लूइड होता है, एक्चुअली इसमें बात इसी टॉपिक की होगी कि फ्लूइड क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, कब कहाँ पर कितना प्रेशर लगता है. तो बेसिकली वही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर फ्लूइड क्या है. ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक जो फ्लूइड है वो ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली अपनी जो बॉडी होती है ना, अपना जो शेप होता है या उसको हमेशा चेंज करता रहता है जब हम कोई एक एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स उस पर लगाते हैं. भैया फ्लूइड का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, तुम लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ ले लो, जैसे सपोज तुम वाटर ले लो. ठीक है, वाटर में क्या होगा, वाटर की ये स्टेट चेंज होती रहेगी. अगर तुम क्या करोगे वाटर की स्टेट चेंज ना हो, या तो इट शुड बी इन सॉलिड स्टेट, तो तुम्हारी वाटर की स्टेट चेंज नहीं होगी. तुम अगर थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे, बट अगर तुम्हारे वाटर लिक्विड स्टेट में, तो उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल अगर तुम फोर्स लगा दोगे तो तुम्हारी उसकी शेप चेंज होती रहेगी. उसी को यहाँ पे शेयरिंग फोर्स भी बोला गया है. ठीक है, तो ये इस चीज़ का मतलब है. अब देखते हैं प्रेशर क्या होता है. प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट. द फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया. और प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल है, जिसको पीए से डिनोट करते हैं. तो प्रेशर कुछ नहीं है, एक फिजिकल फोर्स है जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, और जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर होता है जो सरफेस होता है उस ऑब्जेक्ट की, और जो उसके पर यूनिट एरिया पे लगता है. इसीलिए जो यूनिट ऑफ प्रेशर है वो डिनोट की जाती है बाय पास्कल, और जिसका सिंबल है पीए. आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, जो रेशियो होता है कौन कौन सी चीज़ों का होता है, बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. इट इज डिनोटेड बाई बी से डिनोट किया जाता है. जो ये रेशियो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, वो किसका रेशियो होता है. तुम्हारा एक तो डायनामिक तुम्हारी विस्कोसिटी हो गया, और एक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब जो तुम्हारा लिक्विड है या जो तुम्हारा लिक्विड स्टेट में फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितना है, उन दोनों का रेशियो वही तुम्हारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन ब्रीफ. अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं. जो सबसे पहले देख लो डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हें दो नंबर में तुम्हें देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में. ठीक है, तो इनको बिल्कुल सही से देख के जाना, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये क्वेश्चन उसमें मिलेंगे नहीं. ठीक है, तो ये देख लेते हैं. डेंसिटी ऑफ मास क्या होता है. डेंसिटी ऑफ मास कुछ नहीं होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट एरिया. डेंसिटी ऑफ मास क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. जो तुम्हारा डेंसिटी होती है वो किस में मेजर होता है, हमेशा यूनिट पर वॉल्यूम में मेजर होता है एट ए स्टैंड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और जो इसके लिए टेम्परेचर जो तुम्हारा प्रेशर है वो हमेशा स्टैंडर्ड लिया जाता है. इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक मास, और इसको ये हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक मास भी कहते हैं. जो कि किससे डिनोट किया जाता है, जो कि डिनोट किया जाता है ये तुम्हारा रो या पी से डिनोट किया जाता है. एंड इट्स यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब. इसकी जो यूनिट है वो क्या है, केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट है. ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम लोग रो को ऐसे डिनोट करते हैं एम डिवाइडेड बाई बी. तुम्हारा जो एम है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मास, ये वो केजी में होगा, और तुम्हारा बी जो है वो वॉल्यूम होगा. ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी तुम्हारा जो वेट है वो पर यूनिट वॉल्यूम में इसको भी कंसीडर किया जाएगा। इसके लिए भी सेम कंडीशन है, तुम्हारा जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो स्टैंडर्ड लिया जाता है, जो भी स्पेसिफिक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज स्पेसिफिक वेट, इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू। इसको वेट डेंसिटी को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। सो दैट्स बाई वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एम। और वेट को किससे डिनोट करते हैं? वेट को डिनोट करते हैं mg। ठीक है, और mg डिवाइडेड बाई बी। और m क्या है? m जो हमने देखा था m क्या है यहाँ पे, रो इंटू बी। अगर यहाँ से m निकालो तो तुम्हारा तो रो इंटू बी हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे इन्होंने m की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे इनका ये इक्वेशन सोल्व हो गई। स्पेसिफिक वॉल्यूम देखते हैं कि भैया स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो किस पे लगता है, एक जैसे कोई फ्लूइड है उसके पर यूनिट मास पे लगे, हर एक यूनिट मास पे जो वॉल्यूम लगता है वो तुम्हारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब आगे देखते हैं, आगे ये मैथमेटिकली जो अपना स्पेसिफिक जो यूनिट है वो उसको डिनोट करते हैं v इजकल टू बी डिवाइडेड बाई एम। और b को हम लोग इसके आगे फर्दर अगर देखेंगे तो वॉल्यूम को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई रो। ठीक है, तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है सोल्व करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लेते हैं, फिर विस्कोसिटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट। जो ये किसका रेशियो है? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट टू द गिवन फ्लूइड। ठीक है, ये स्पेसिफिक वेट टू द गिवन फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये इन दोनों का रेशियो है। किसका किसका है? स्पेसिफिक वेट और जो गिवन फ्लूइड का है, और स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, इन दोनों का जो रेशियो मिलेगा भाई तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसको प्योर वाटर में कंसीडर किया जाता है। एंड एयर इज स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर गैसेस। जो तुम्हारी एयर है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड है किसके लिए? गैसेस के लिए। विस्कोसिटी देखते हैं, ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेसेस। इट्स एसआई यूनिट इज पास्कल एंड सीजीएस यूनिट इज पॉइजन। जो तुम्हारी विस्कोसिटी होती है वो क्या डिफाइन करती है? प्रॉपर्टी डिफाइन करती है फ्लूइड की। जो भी रेजिस्टेंस उस पर लगता है, एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग लगाते हैं फ्लूइड के, उसकी सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है विस्कोसिटी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है, और जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो पोइज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रख लेना। विस्कोसिटी आ जाता है भैया 2 नंबर में पूछ लेगा, वो डिफाइन विस्कोसिटी या व्हाट इज विस्कोसिटी, डिफाइन इट्स यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट। तो तुम्हें बताना होगा कि एसआई यूनिट इसकी पास्कल होती है और सीजीएस यूनिट इसकी पोइज होती है। आगे बढ़ते हैं, एन आइडियल फ्लूइड है नो विस्कोसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रहा हूँ। जो तुम्हारा आइडियल फ्लूइड होता है उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स इज ड्यू टू कोहेंशन एंड एडेंशन। जो तुम्हारी विस्कोसिटी होती है किसी भी फ्लूइड की, जो विस्कोसिटी तभी ऑकर होती है या तो उसमें कोहेंशन हो या उसमें एडेशन हो। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को हम लोग आगे देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये कोहेंशन एंड एडेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स which we will going to cover in next question. So that's why we are leaving for some time. So next question में आगे मूव करते हैं और उसमें देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 10 नंबर में पूछ लिया जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, और इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट दिस लॉ स्टेट्स दैट द शेयर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से, जो हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। शेयर स्ट्रेस ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। जो तुम्हारा शेयर स्ट्रेस किसी भी फ्लूइड एलिमेंट का होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो मैथमेटिकली टाउ इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली इसको इसमें रिप्रेजेंट करते हैं टाउ को, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। अब देखो इसका डेरिवेशन देख लो, यहाँ पे ये वाला डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर तुम ये डायग्राम बना के आ गए और तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पूछता है तो भैया ये करके आ जाना। ये इतना लिख दोगे, तुम डायग्राम बना के 2-3 पॉइंट्स लिख दोगे तो तुम्हें 10 नंबर मिल जाएंगे। डेरिवेशन देखो, पहले तुम्हारा डायग्राम रहेगा, म्यू तुम्हारा ये एक्स एक्सेस पे रहेगा। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, म्यू एक्स एक्सेस पे तुम्हारा डी यू है तो तुम्हारी एक्स एक्सेस है, डी बाई हमेशा बाई जो है तुम्हारी वो इस बाई एक्सेस में रहेगा, डी बाई। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा म्यू है, यहाँ पे म्यू प्लस डी यू है जो लोअर लेयर है, और अपर लेयर तुम्हारी ये वाली है। ठीक है, और डी यू ये पारा यहाँ पे रहा। ये तुम्हारी जो नीचे एक्स एक्सिस है वो तुम्हारी सॉलिड बाउंड्री है। ठीक है,
और ये तुम्हारा एक ग्राफ गया है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, म्यू और म्यू प्लस डी यू पे ये 2 पॉइंट्स पे तुम्हारा ग्राफ काट रहा है, ठीक है। अब देखते हैं टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड एट ए डिस्टेंस डी बाई अपार्ट, इसका जो डिस्टेंस है, जो दोनों, एक का ये मान लो और एक का ये मान लो, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी बाई है डिस्टेंस, जैसा यहाँ पे दिया है। मूव वन ओवर दी अदर एट डिफरेंट वेलोसिटीज, और एक दूसरे के ऊपर ये मूव करवाते हैं, और दूसरों दोनों की वेलोसिटी क्या है, सपोज करो नीचे वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी म्यू है, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी यहाँ पे क्या दी है, नॉन म्यू प्लस डी म्यू, ठीक है। तो ऊपर वाले की वेलोसिटी ये दी है और नीचे वाले की वेलोसिटी केवल म्यू है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये म्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दी विस्कोसिटी टुगेदर विद रिलेटिव वेलोसिटी कॉजेज शेयर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, क्योंकि भैया विस्कोसिटी टुगेदर अगर लेगो किसी भी रिलेटिव वेलोसिटी को, तो उसी के कारण शेयर स्ट्रेस हमारा जनरेट होता है किसी भी फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, तभी विस्कोसिटी यहाँ पे आती है, इसका रोल प्ले होता है। दिस शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, इट इज डिनोटेड बाई टाउ, ठीक है। तो यही जो शेयर स्ट्रेस है वही प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, यही वाई के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को चेंज कर देता है। जो रेट ऑफ होता है तुम्हारा वेलोसिटी, वो इसी शेयर स्ट्रेस की वजह से चेंज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे, अब मैथमेटिकली देखो, टाउ इजिकल टू क्या होता है, टाउ म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। मैथमेटिकली अगर जो फार्मूला हम लोग देख रहे थे वो क्या होता है, टाउ इजिकल टू म्यू डी यू इंटू डी वाई। जब तुम यहाँ पे इसको कांस्टेंट को हटाओगे, ठीक है, तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखोगे तो म्यू डी यू इंटू डी वाई हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे म्यू हट जाएगा, ठीक है। जब तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखोगे तुम्हारा म्यू यहाँ पे कांस्टेंट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है, और प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी, ठीक है। डी यू बाई डी वाई यही तुम्हारा रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। एप्लीकेशन देख लो, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है तुम्हारा, ठीक है। ये यूज होता है लुब्रिकेशन इन बेरिंग, जो तुम्हारी बेरिंग वगैरह बनी रहती है ना, उनको उसमें यूज होता है। रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू प्लेट्स, अगर कोई दो प्लेट्स हैं वो उनका जो मूवमेंट हो रहा है आपस में, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये विस्कोसिटी का यूज होता है, न्यूटोनियन का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देख के जाना, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक। तो डायनेमिक का पहले देख लेते हैं। जो ये होती है डायनेमिक, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड व्हिच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेसेस। जो इसकी जो प्रॉपर्टी बताती है वो ये बताती है कि भैया इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किससे डिटरमाइन होगा, वो इसके केवल शेयरिंग स्ट्रेसेस से डिटरमाइन होगा डायनेमिक का। और ये डिनोटेड किससे की जाती है, म्यू से डिनोट करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी को। मैथमेटिकली म्यू इक्वल टू होता है टी डिवाइडेड बाई टाउ डिवाइडेड बाई डी यू इंटू डी वाई, ठीक है। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये टाउ इंटू डी वाई बाई डी यू हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। द यूनिट ऑफ म्यू क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट है। काइनेमेटिक में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये पीछे बताया था, काइनेटिक विस्कोसिटी तुम्हारा डायनेमिक विस्कोसिटी का रेशियो होता है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की जितनी डेंसिटी है उन दोनों का जो रेशियो होता है वही तुम्हारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। इस काइनेमेटिक को किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली बी इक्वल टू होता है म्यू डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। और ये यूनिट ऑफ बी जो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। अब एक्सप्लेन करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड्स अंडरगो एंड चेंज इन वॉल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। मतलब भैया अगर तुम कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया, अगर तुम इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो इधर से, ठीक है, और मैं इधर से भी लगा रहे हो उधर से भी लगा रहे हो, तो भैया ये ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो शेप चेंज होगा, शेप चेंज होगा तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंज होता है ना, भाई उसकी कंप्रेसिबिलिटी है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच फ्लूइड्स अंडरगो ए चेंज इन वॉल्यूम, जो चेंज हो रहा है ना वॉल्यूम में, किसके द्वारा चेंज हो रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। भैया जो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं उसी को बस कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ये सिंपल समझो तुम, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे बना देना तो तुम्हें, और एग्जामिनर बिना देखे बस तुम्हें नंबर दे देगा।
सेकेंड पॉइंट है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। और ये किसका रेसिप्रोकल है? ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी ये रेसिप्रोकल है, जो कि क्या, जो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, वो किसका बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी किसका रेशियो है? वो कंप्रेसिव स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का रेशियो है। तो बी यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्लूड इन दी सिलेंडर, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो उसका है। पी यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम इज बी। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब आगे देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी को। अगर हम और अच्छे से देखें तो इसको, इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ तुम्हें पता ही है, डीबी माइनस का डीबी डिवाइडेड बाई बी होता है, बी यहाँ पे वॉल्यूम होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है? सबसे पहले पढ़ के आए थे हम लोग, बल्क मॉडुलस के इक्वल टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि इक्वल टू डीपी डिवाइडेड बाई माइनस डीबी डिवाइडेड बाई बी। माइनस डीबी डिवाइडेड बाई बी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिख दिया है। इंक्रीज ऑफ प्रेशर यहाँ पे डीपी ले लिया कि प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे डीपी ले लिया। अगर कांस्टेंट प्रेशर होता तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पी लिख सकते थे, डी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर मतलब एक्सपोनेंशियली नहीं है, कांस्टेंट वेरिएबल टर्म में इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर राइट हियर डीपी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस के, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू होता है तभी 1/k। ठीक है, और तुम्हारे के क्या है? के डिवाइडेड डीपी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। अब देखते हैं सरफेस टेंशन। भैया ये इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन आ जाता है 10 नंबर में भी पूछ देता है क्वेश्चन सरफेस टेंशन पे, कि सरफेस टेंशन क्या है। इसको नीट एंड क्लीट डायग्राम से तुम इसको मतलब यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करो। देखो ये देखो यहाँ पे पॉइंट, it is the defined as the tensile force acting on the surface of a liquid in contact with a gas or on the surface between two immiscible liquids। ये क्या है? ये एक ऐसा टेंजाइल फोर्स है जो कि कौन सी सरफेस पे लगता है? जो लिक्विड सरफेस पे लगता है, जब वो किसके कंटेक्ट में आते हैं, या तो वो गैस के कंटेक्ट में आए या तो वो किसी दो इमिसिबल लिक्विड की सरफेस में आ जाए। तो ये जो टेंजाइल फोर्स लगता है उनकी सरफेस पे लिक्विड की, भाई तुम्हारा सरफेस टेंशन कहलाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड या डिफाइंड बाई सिग्मा। सिग्मा से इसको नोट किया जाता है, जो तुम्हारा सरफेस टेंशन होता है, एंड जो इसकी यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, 2 नंबर में पूछ लेगा कि भैया किससे डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। दिस ओकर्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ कोहेंशन एट द फ्री सरफेस एज शोन इन द फिगर। ये कोहेंशन फोर्स की वजह से जनरेट होता है जब फ्री सरफेस पे लगता है। जैसे एग्जांपल में देखो, ये देखो तुम्हारा पूरे में ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें लिक्विड लिक्विड भरा है, ये बीच बीच में। ठीक है, ये पूरा लिक्विड भरा है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट, ये मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके चारों तरफ से देखो कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये पूरा फ्री है। बट यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल देखो जो सबसे ऊपर, इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऊपर वाली सरफेस पे देखो ये टच कर रहा है, जो इमिसिबल लिक्विड्स है, जिसके यही तुम्हारा सरफेस टेंशन, यहीं पे जो फोर्स टेंजाइल फोर्स एक्ट होता है ना, इसकी जो वाली ऊपर वाली जो सरफेस पे ये एक्ट हो रहा है, भाई तुम्हारा सरफेस टेंशन है। ये बस इतना सा डायग्राम तो बना के आ जाओगे तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, कंसीडर ए लिक्विड मॉलिक्यूल एट द इंटीरियर ऑफ लिक्विड मास सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स आर अराउंड। और भैया देखो, अगर कोई एक मॉलिक्यूल होगा तो वो अदर मॉलिक्यूल से भी तो सराउंड होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि भैया इस सब में पानी भरा हो तुम्हें बीच में बिठा दें तो तुम्हें चारों तरफ से पानी नहीं घेरेगा, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के तुम्हारे भी मॉलिक्यूल्स या लिक्विड्स होंगे। ठीक है, तो वो एक इन्होंने बताया, एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड देयर आर नो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एबव द सरफेस टू बैलेंस द फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिलो इट। वो कहते हैं जो फ्री सरफेस होती है लिक्विड की, वहां पर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं होती है, सरफेस के ऊपर नहीं होते हैं, सो दैट दे बैलेंस द फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस फोर्स को बैलेंस कर पाए नीचे उसके। ठीक है, एज ए रिजल्ट देयर इज ए नेट इनवर्ड फोर्स ऑन दी मॉलिक्यूल्स एंड दिस फोर्स इज नॉर्मल टू दी सरफेस। और भैया अगर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा तो अंदर की तरफ भी लग रहा होगा, जो लिक्विड भरा वो भी तो मारेगा ना अपना फोर्स, तो दैट्स बाय इनवर्ड फोर्स भी लगता है मॉलिक्यूल्स पे, और इसी फोर्स को नॉर्मल, वो फोर्स क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो ये सब उसके पॉइंट्स देख लेना, मैंने जो मोटा मोटा है वो मैंने बता दिया कि भैया ये सरफेस टेंशन किससे डिनोट करता है, तो सिग्मा से डिनोट किया जाता है, न्यूटन पर मीटर इसकी तुम्हारी एसआई यूनिट है, कि कोहेंशन फोर्स की वजह से लगता है, और ये टेंजाइल फोर्स एक्ट होता है सरफेस पे लिक्विड, जब या उसकी वजह से होता है, उसके कंटेक्ट में आता है या तो किसी गैस के कंटेक्ट में आ जाए। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर टू इमिसिबल लिक्विड्स के कंटेक्ट या सरफेस में आ गया तो तुम्हारा जो फोर्स उसमें जनरेट होगा टेंजाइल फोर्स की वजह से, भाई तुम्हारा सरफेस टेंशन कहलाएगा। ठीक है, इतनी कहानी तुम्हें समझ आई होगी शायद।
आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो समझ में आता है कि भैया इनकम्प्रेसिबल का फ्लो का मतलब क्या, जहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, सब कुछ कांस्टेंट रहने वाला है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी इज कांस्टेंट। भैया देख लो, डेंसिटी पहले ही कांस्टेंट है। डेंसिटी इजकल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इजकल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये तो भैया कांस्टेंट मान लिया। फॉर द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के लिए ही बात करेंगे भैया। अगर हम लोग यहाँ पे अगर फ्लूइड का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है। उसको ये कंसिडर मत लेके चलना भैया ये उसके लिए प्रॉपर्टी फॉलो नहीं, और सॉलिड या गैसेस के लिए, केवल फ्लूइड के लिए बात कर रहे हैं। तो फ्लूइड के लिए जो तुम्हारी रो होती है वो कांस्टेंट होती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज आल्सो नोन एज आइसोकोरिक फ्लो। इसको आइसोकोरिक फ्लो भी कहते हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में दे दिया जाए आइसोकोरिक फ्लो क्या होता है, तो भैया एकदम बिल्कुल ऐसे सडनली बन गया, ऐसे मत बैठ जाना कि भैया ये कभी नाम ही नहीं सुना। आइसोकोरिक फ्लो भी इसको बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का, जिसका मतलब होता है सेम की एरिया या स्पेस, ठीक है। These type of flow are easy to model as temperature and pressure of liquid and gases do not vary in compressible flow, ठीक है। तो यही सब फ्लो हैं वो इजी होते हैं किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर सिचुएशन में, उसको लिक्विड या गैसेस में मेंटेन करने के लिए, और ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन सिचुएशंस में दिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। क्वेश्चंस तुम कर लोगे, सारे क्वेश्चंस कर लोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इफ़ यू नो द होल कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक एंड यू लर्न द फार्मूला विच इज वेरी इजी एंड सिमिलर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भैया क्या वो कह रहा है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो डिफाइन करने को कह रहा है, डिटरमाइन करो या फाइंड करो। उसकी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड भी फाइंड करने को बोल रहा है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्या होता था भैया, 1/बाई के बताया था, ठीक है, कि और होता था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस। तो ये सब चीज़ें अगर तुम्हें पता होंगी तो तुम कर जाओगे वेरी आसानी से। तो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, इफ़ द प्रेशर इज इन लिक्विड इज इंक्रीज फ्रॉम 70 न्यूटन पर सेंटीमीटर से 130 तक कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीज हो जाता है 0.15% से। तो भैया इसकी बल्क मॉडुलस की इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी फाइंड करने को बोला है। पहले तो लिख लो तुम्हारा जो डीपी है, डीपी हमने क्या बताया था, जो प्रेशर है भैया, वो प्रेशर अगर तुम्हारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा ना, तभी तुम्हारा यहाँ पे प्रेशर डीपी में लिया जाएगा। अगर कांस्टेंट होता तो केवल यहाँ पे पी लिया जाता। तो ये वाले टर्म लिखना है, जहाँ पे डीपी आ जाए समझ लो भैया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग डीपी, अदरवाइज वी इज ओनली रिटन इन द पी एज ए कांस्टेंट फॉर प्रेशर। तो कितना कहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है, 130 से तुम्हारा 70 से 130 जा रहा है, तो 130 से जब तुम 70 माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना डिक्रीज हो रहा है, 0.15%। तो डीबी इसको लिख लिया, क्योंकि भैया कांस्टेंट है, 15 में कांस्टेंट तो है नहीं, डिक्रीज हो रहा है तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए डीबी लिख लिया। अब देखो, बल्क मॉडुलस फाइंड करना है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है, कंप्रेसिबिलिटी। तो सबसे पहले बल्क मॉडुलस के इक्वल टू क्या होता है, डीपी डिवाइडेड बाई डीबी। अब तुम्हें डीपी कितना पता है, डीपी पता है तुम्हारा 60 न्यूटन, यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई डीबी कितना 0.15%। 0.15 को अगर सोल्व करो भैया 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर, ये आ गया। और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो 1 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस के जितना आया, कि कितना आया 4 इंटू 10, तो बस सिंपल सा ये आंसर आ गया। तो तुम्हें अगर फार्मूले आते हैं तो तुम क्वेश्चन कर ले जाओगे भैया। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, 10 नंबर बिल्कुल पक्के होते हैं। ऐसा इसमें नहीं तुम थ्योरी लिखो रामायण की तरह और तुम नंबर कर जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही है तो सही है और नंबर मिलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, कि व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है, तो उन लोगों ने उसकी वो डिटरमाइन करने को बोला कि भैया इसकी डायमीटर कितनी होगी। अगर उसका जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर है जो ड्रॉपलेट है वाटर की, वो है 0.018, ठीक है, इतना ये दिया। और उसका ग्रेटर क्या, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना सही से। हम देखो सिंपल सिंपल बता दे रहे, रो तुम्हारी इतनी दी है 0.018, और तुम्हारी सिग्मा दिया इतना, और तुम्हारे पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। तो तुम्हारा पी इक्वल टू क्या होगा, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाई डी। और तुम्हें इसकी जो वैल्यू दी है बस पुट कर देना, 4 इंटू सिग्मा कितना दिया है, ये दिया है, सिग्मा की वैल्यू ये रखो यहाँ पे, सिग्मा की जगह 4 इंटू डिवाइडेड बाई तुम्हारा रो कितना दिया 0 पॉइंट, बस लो तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं, हम सारा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत सारे कवर करने। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म डिफाइन करने। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है भैया, सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है देख लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100% चांसेस हैं इसके आने के। द एक्चुअल प्रेशर एट ए गिवन पोजीशन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब जो प्रेशर है एक्चुअली उसी एट ए पोजीशन पे, जो मतलब रहना चाहिए जितना भाई तुम्हारा
एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। एंड जो मेजर किया जाता है, इट इज मेजर रिलेटिव टू एब्सोल्यूट वैक्यूम, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जहाँ पर मतलब कहाँ पे मेजर किया जाता है, जहाँ पर कोई तुम्हारी एयर वगैरह नहीं होती, बिल्कुल वैक्यूम होना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स हो गए। अब आगे देख लेते हैं जो प्रेशर बचा है इसका, ये देख लो यहाँ पे जैसे डायग्राम में इन लोगों ने करके बताया है। डायग्राम में देखो तुम्हारा एब्सोल्यूट वैक्यूम यहाँ पे रहा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैक्यूम यहाँ पे रहा, तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये रहा, ठीक है, गेज प्रेशर ये रहा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर तीनों को इन लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, तीनों को पढ़ लेते हैं, फिर हम तुमको समझा देंगे कि भैया इनमें क्या क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट प्रेशर तो हमने बता दिया कि मतलब जो वो कहाँ पे होगा, वो हमेशा मेजर किया जाएगा एब्सोल्यूट वैक्यूम पे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल पे एब्सोल्यूट तुम्हारा जो प्रेशर होगा वो वहाँ पर, यानी कि ये सबसे मान लो सबसे नीचे होगा तुम्हारा एब्सोल्यूट जो तुम्हारा प्रेशर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लें। दी एटमॉस्फेरिक एयर exerts a normal pressure upon all surfaces with which it is contact and it is known as atmospheric pressure। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नॉर्मल प्रेशर होता है जो कि सभी सरफेसों के ऊपर होता है। ठीक है, और उनसे कांटेक्ट में रहता है, तभी देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद द एल्टीट्यूड एंड इट कैन बी मेजर बाय मींस ऑफ ए बैरोमीटर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बैरोमीटर के जो एक यंत्र आता है उससे नापे जाते हैं, मेजरमेंट के लिए बैरोमीटर का ही उपयोग किया जाता है, और ये वेरी करता रहता है एल्टीट्यूड के साथ। ठीक है, एज सच इट इज आल्सो कॉल्ड दी बैरोमेट्रिक प्रेशर, और बैरोमीटर से मेजर करते हैं, इसी वजह से इसको कभी कभी हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोल देते हैं। गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो तुम्हारा गेज प्रेशर होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है, किसका किसका डिफरेंस होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, और तुम्हारा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वही तुम्हारा गेज होता है। कौन कौन सा? एब्सोल्यूट प्रेशर तुम्हारा देख लो, एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ पे है? एब्सोल्यूट प्रेशर तुम्हारा ये रहा, ये एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, और तुम्हारा जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारा क्या है? ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तुम्हारा जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही तुम्हारा गेज होगा, ये वाला यहाँ पे। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? दी प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। जो प्रेशर वैक्यूम प्रेशर से सबसे नीचे होता है वही तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे मान लो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये है, और एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता रहता है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी। उसके जो नीचे प्रेशर है वही तुम्हारा वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ये तुम्हारा एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर है, ये जो यहाँ पे दर्शाया गया है, ये एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? वैक्यूम प्रेशर, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। भैया एग्जाम्पल देखते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के। पहली बात तो ये सुन लो, एग्जाम्पल में पूछ देता है कि न्यूटोनियन जो फ्लूइड होता है वो कहाँ कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो वाटर हो गया। एक तुम्हारी जो बेंजीन होती है, बेंजीन ऐसे बनती है, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी सब लोगों ने, याद होगा, इस तरीके का जो वो बनाती है। ठीक है, थोड़ी सी समझ जाओ, यहाँ पर एक इसका बॉन्ड छूट छूट के रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की तुम्हारी जो बेंजीन बनती है, यहाँ पे देखो इस तरीके से बनती है। एक यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड होता है, एक यहाँ पे, तो यही तुम्हारी बेंजीन होती है। ठीक है, तो बेंजीन में यूज होती है और तुम्हारा वाटर में होता है। ये न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड किसमें कहाँ कहाँ पे यूज होता है? बेंजीन और वाटर, H2O। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ये पूछ लेता है 2 नंबर में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। गिव ए 1 or 2 एग्जाम्पल बोथ ऑफ दी न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहाँ पे यूज होती है? जो प्लास्टर वगैरह होता है या जो सिल्मिक्स वगैरह होता है, जो अपना पेस्ट वगैरह करते हैं, वहाँ पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यूज होती है। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो ये वाला कंसेप्ट है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये किस पे बेस्ड है? अपना कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। इट इज स्टेट दैट इफ नो फ्लूइड इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द पाइप इन एनी लेंथ देन द मास पासिंग अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन शैल बी सेम। मतलब ये भाई कहानी है कि अगर तुमने जो जिधर अगर तुमने कुछ भी इसमें चेंजमेंट नहीं किया, कोई एक पाइप में पानी तुम पास करवा रहे जैसे ये, ठीक है, यहाँ से जो कोई भी वाटर यहाँ से गया, एंटर किया, और यहाँ से जो भी बाहर, अगर तुमने कुछ चेंज नहीं करा है, तो जितने एरिया यहाँ से कवर कर रहा घुसने के लिए उतनी एरिया से यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। ये तुम्हारी सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन है। मतलब बोथ साइड द ऑब्जर्वेशन एंड द मासेस विल बी सेम फॉर ए फ्लूइड। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अब देख लेते हैं कि भैया कितने डिफरेंट टाइप के फ्लूइड होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे देखो व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फ्लूइड। पहला तो आइडियल फ्लूइड होता है, देख लो हम सब यहीं पे डिफाइन कर दे रहे, बार बार डिफाइन नहीं करेंगे अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, आइडियल फ्लूइड और तुम्हारा रियल फ्लूइड क्या होता है। ए फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। जो तुम्हारा आइडियल फ्लूइड होगा भैया वो कभी इनकम्प्रेसिबल, वो हमेशा इनकम्प्रेसिबल होगा और उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होगी, ठीक है, उसको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड एज ऑल दी फ्लूइड्स विच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी। देखो रियल लाइफ में तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि तुम्हारा जो ये चीज़ें हैं वो आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं, बिकॉज कि भाई कोई भी चीज़ 100% आइडियल फ्लूइड में नहीं हो सकती भैया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो थोड़ा सा भी इनकम्प्रेसिबल नहीं होगी, तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये इमेजिनरी फ्लूइड है आइडियल फ्लूइड, जो एग्जिस्ट करता है कुछ विस्कोसिटी को भी, ठीक है। तो बट होना क्या चाहिए, इसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, ना तो ये इनकम्प्रेसिबल होगा, बट ये इमेजिनरी फ्लूइड है, मतलब इसको मतलब हम लोग सोचते हैं काल्पनिक है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल सा मीनिंग ये है इसका। रियल फ्लूइड क्या होते हैं देखते हैं। ए फ्लूइड विच पोसेसेस विस्कोसिटी इज नोन एज रियल फ्लूइड। भैया वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए तो रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी, ठीक है। ऑल दी फ्लूइड्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूइड। और भैया जितने भी हम लोग फ्लूइड्स देखते हैं वो एक्चुअल में सब रियल फ्लूइड ही होते हैं, ठीक है। देखो इसका ये डायग्राम देख लो, शेयर स्ट्रेस तुम्हारा पाई एक्सिस पे रहेगा और तुम्हारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। न्यूटोनियन फ्लूइड होता है वो तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे रहेगा। आइडियल फ्लूइड सबसे नीचे रहता है क्योंकि इसमें कोई ये विस्कोसिटी नहीं होती और इनकम्प्रेसिबल होता है, सो दैट्स वाई। उसके बाद न्यूटोनियन फ्लूइड आता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हमने एग्जांपल बता दिए थे, न्यूटोनियन फ्लूइड में तुम्हारा H2O होता है और तुम्हारा एक क्या होता है भैया, बेंजीन, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के। नॉन न्यूटोनियन में तुम्हारा प्लास्टर आ गया और तुम्हारा ये पेस्ट वगैरह आ गया, ये इसके एग्जांपल हैं नॉन न्यूटोनियन के। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड और आइडियल सॉलिड सबसे ऊपर होता है, तो ये इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड देख लो तो जल्दी जल्दी, हम वैसे में बता तो दिया है बट फिर भी एक बार देख लो। ए रियल फ्लूइड इन विच दी शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन में क्या क्या होता है, रियल फ्लूइड इन विच दी शेयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, उसको क्या बोलते हैं, नॉन न्यूटोनियन। बोथ आर वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है, शेयर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू एंड शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ये तुम्हारा आइडियल प्लास्टिक तुम्हारा फ्लूइड हो जाता है। स्टेट एंड प्रूव द पास्कल्स लॉ। भैया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 101% आएगा एग्जाम में। स्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो तुम छोड़ के जाना ही नहीं, सब छोड़ देना, लेकिन ये 10 नंबर में पढ़ के जाओगे तो भैया जो पढ़ के जाएगा उसका काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये बिल्कुल सही बात है। पास्कल्स लॉ यही प्रूव करता है कि प्रेशर किसी भी पॉइंट पे लगाओगे अगर तुम, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो हर जगह जो प्रेशर लगेगा ना वो हमेशा इक्वल होगा इन एवरी डायरेक्शन, चारों तरफ। तो फ्लूइड एलिमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डायमेंशन इसमें ले ली dx dy ds एंड इसकी ये कुछ इन्होंने क्या डायमेंशंस ले ली इस पास्कल्स को क्या करने के लिए, प्रूविंग के लिए। देख लो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया, सही से समझ पाओगे। बहुत सिंपल है, देखो एक्स डायरेक्शन ये, वाई डायरेक्शन ये, जेड डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन को dx मान लिया, dy मान लिया और dz मान लिया, ठीक है, ds मान लिया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पहले कंसीडर किया, इन्होंने परपेंडिकुलर एक विड्थ एक एलिमेंट की परपेंडिकुलर ली है जो कि किसके इक्वल है, प्लेन ऑफ पेपर के इक्वल है, जो कि जो प्रेशर लग रहा है वो सिंपली क्या लगेगा, अगर एक्स डायरेक्शन है उसमें प्रेशर क्या लगेगा, पी एक्स लगेगा, वाई डायरेक्शन में पी वाई एंड जेड डायरेक्शन में पी जेड। तो इन्होंने 3 प्रेशर ले लिए, पी एक्स पी वाई जी पी जेड, और 3 डायरेक्शन ले ली, एक्स बाई जेड या डी एक्स डी वाई डी जेड, जैसा भी तुम इनको मानो, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है। अब प्रेशर क्या है, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है, 3 प्रेशर ले लिए इन्होंने। देखो ये एंगल लिया है, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रेंगल ए बी सी में थीटा इक्वल टू थीटा माना इन्होंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को। अब यहाँ पे कंसीडर किया दी देन दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी एलिमेंट आर प्रेशर फोर्स नॉर्मल टू दी सरफेस। यहाँ पे ये दिखाया फोर्स ऑन दी फेस ए बी के फेस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, देखो ये ए बी वाली ये सरफेस है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, पी एक्स, एक तो पी एक्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में इनटू
इनटू एरिया ऑफ फेस ए बी, एरिया ऑफ फेस ए बी भी तो प्रेशर लगेगा, यानी कि बाई डायरेक्शन वाला फोर्स पी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन। ठीक है, तो ऐसे ही ये चार तीनों डायरेक्शन की हम लोग कंसीडर कर लेंगे। पी एक्स हमें ए बी की पता चल गई, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन, ऐसे ही इसकी कंसीडर कर लेंगे। ए सी की ऐसे ही हो जाएगा, पी वाई इंटू, ए सी है हॉरिजेंटल तो इसमें वर्टिकल फोर्स लगेगा, इसलिए पी वाई इंटू डी एक्स इंटू वन, और इसका क्या हो जाएगा जेड डायरेक्शन का पी जेड इंटू डी एक्स इंटू वन। ये तीन इक्वेशन बन गई, अब कुछ बचा ही नहीं है। तीन इक्वेशन बनने के बाद क्या होगा, वेट निकालेंगे हम लोग, रो पता है डेंसिटी, ठीक है, तो बस इनको बस आगे सॉल्व करते जाएंगे हम इस तीनों इक्वेशन को इक्वल करके, और हमें तीनों का फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन में सॉल्व कर लेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में, और फिर हम लोग इसको जेड डायरेक्शन में सॉल्व करके तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल आ जाता है। लास्ट में देख पर इतना लिख देना, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में डी एस साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, एंड आल्सो एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, सो दैट्स वाई इसका जो वेट है वो नेग्लिजिबल कर देंगे। डी एस साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स वाली इक्वेशन को पी वाई डी एक्स माइनस पी जेड डी एक्स इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो तुम्हारी पी वाई इक्वल टू पी जेड आएगी। यानी कि बेसिकली इसमें क्या, तुम्हें जो तीन इक्वेशन तुमने मानी थी ना, एक्स वाई और जेड, ठीक है, वो तुम्हें इक्वल करवानी है जो प्रेशर लग रहा है। जैसे पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी जेड करना है, तुम्हें ये प्रूविंग करनी है। ठीक है, पास्कल्स लॉ का सिंपल सा मीनिंग यही है। तो पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी जेड, पी वाई इजकल टू पी जेड इधर इन्होंने प्रूव कर दिया, और पी एक्स इजकल टू पी जेड पीछे प्रूव कर दिया होगा, तो पी एक्स इजकल टू पी वाई इजकल टू पी जेड यहाँ पे इन लोगों ने लास्ट में सोल्व कर दिया। बस यही तुम्हें करना था। ये वाला क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, और ये तुमसे 10 नंबर में पूछ लेते हैं भैया। ड्राइव करो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ए फ्लूइड थ्रू ए पाइप, पाइप के थ्रू सपोज कर लो भैया ये तुम्हारा पाइप है। ठीक है, ऐसा पाइप इन्होंने लिया है, एक एंड तुम्हारा यहाँ पे रहा, एक एंड यहाँ पे इन्होंने जैसा बनाया मैं बता दे रहा हूँ वैसे ही। ठीक है, अब कंसीडर कर लीजिए तुमने टू क्रॉस सेक्शन एरिया, एक सेक्शन ये है A1 मान लो, यहाँ पे A2 मान लो। ठीक है, A1 एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन 1, यहाँ पर देखो एरिया इसका A1 है, इसका एरिया A2 है, इसकी वेलोसिटी मान लो V1, इसकी वेलोसिटी मान लो V2, और इसका जो डेंसिटी मान लो यहाँ पे कितनी है ρ1, और इसकी डेंसिटी ρ2। तो तुम्हें कंटिन्यूटी इक्वेशन सिंपली कहती यही है कि जो यहाँ से जितनी भी चीज़ें घुसेंगी इस वाले मटेरियल से, इस वाले पॉइंट से, तो वो जो यहाँ पे निकलेंगी वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इन तीनों चीज़ों का एरिया यानी वेलोसिटी और डेंसिटी जो है वो इक्वल होगी किसके, A2 वाले सेक्शन के, यानी कि एरिया 1 वाले सेक्शन की जो तुम्हारी वेलोसिटी और डेंसिटी है वो इक्वल किसके होगी, A2 के। तो कुछ ऐसे लिखेगा जी, ये देखो एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इजकल टू कितना होगा, तो ये होगा एरिया 2 ये वाला सेक्शन इंटू तुम्हारा B2 जो इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो डेंसिटी है, ये वाला इक्वेशन तुम्हें प्रूव करनी है। बस सिंपल सा यही है, तुम्हें बस ये लिख देना, बस ये लैंग्वेज में तो लिख लोगे ना कि A1 का जो एरिया है वो सेक्शन 1 पे ये है, वेलोसिटी V1 मान लेना, और ρ1 ये ऐसे ही A2 की ये मान लेना, A2 यहाँ पे कंसीडर कर लेना इसको, इसकी डेंसिटी वेलोसिटी V2 मान लेना, और जो रो है वो ρ2 मान लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लिया है। फिर इन्होंने क्या बस सीधा इक्वल करवा दिया, देखो रो A1 B1 इजकल टू ρ2 A2 B2, बस तुम ये इक्वल करवाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे ये A1 B1 इजकल टू A2 B2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी तो दोनों की सेम रहेगी, लेकिन ये तुम्हारी जो रो है ना वो रो इजकल टू P2 मान लिया, यानी कि वो क्या कर लिया है इन कंप्रेसिबल फ्लूइड में ρ1 इजकल टू ρ2 को सेम कंसीडर कर लिया, इसलिए या तो इसको ओनली रो मान लो, तो इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इन कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। सो दैट्स वाई तुम्हें क्या यूज करना है, केवल इक्वल करना है A1 B1 इजकल टू A2 B2, बस ये तुम्हारी क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर ए फ्लूइड फ्लो। ठीक है, फ्लूइड फ्लो के लिए केवल ये कंटिन्यूटी इक्वेशन तुम्हें प्रूव करनी थी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब देखो यहाँ तक हम पढ़ाते हैं, फिर अगले वाले जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो बच गया टॉपिक उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, इस वाली वीडियो में यहाँ तक हम केवल रखते हैं, ये बर्नौली इक्वेशन और बता देते हैं, फिर यहीं से हम लोग शुरू कर लेंगे। जो तुम्हारी बर्नौली इक्वेशन होती है वो मैथमेटिकली क्या क्या इसमें कंसीडर किया जाता है, प्रेशर एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो सब क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं तुम्हारी बर्नौली इक्वेशन में। तो प्रेशर एनर्जी रो डिवाइडेड बाय पी प्रेशर डिवाइडेड बाई रो इंटू जी, प्लस तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी वैसे होती क्या है, हाफ mv² होती ना, और तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी mgs होती है। ठीक है, और तुम्हारी
कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी उसको तुम कंसीडर कर लो, ठीक है। तो उसको जब हम लोग प्रूविंग करेंगे बर्नौली इक्वेशन की तुम्हारी, तो ये वाली इक्वेशन को प्रूव करना होगा, रो डिवाइडेड बाई रो जी पी डिवाइडेड बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेंचोरीमीटर कुछ नहीं होता है, ये कि ये डिवाइस होती है, वो जनरली मेजर करती है रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। जो किसी भी पाइप से जितना भी पानी जा रहा, कितनी स्पीड पे जा रहा, वो मेजर करने के लिए बेंचोरीमीटर का यूज करते हैं। पाइटोट ट्यूब इज ए डिवाइस, वो क्या वेलोसिटी मेजर करती है किसी भी फ्लो को, मतलब जैसे कोई एक पाइप है या कोई एक कैनल है, तुम्हें किसी भी एक पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुम्हें वेलोसिटी किसी भी चीज़ की मापनी ना पाइप या किसी कैनल में, तो तुम्हें वहाँ पे पाइटोट ट्यूब का यूज करते हैं। लेकिन जो बेंचोमीटर होता है वो पूरे उसका पाइप का जो रेट ऑफ फ्लो है वो फ्लूइड का मेजर करने का काम आता है। लेकिन जो तुम्हारा पाइटोट ट्यूब होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज होता है। जैसे कोई एक बहुत बड़ा पाइप है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पता करना है, इस पॉइंट पे कितना जो इसकी वेलोसिटी कितनी है फ्लूइड की, तो वहाँ पर पाइटोट ट्यूब यूज करते हैं। अगर पूरे पाइप की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो वहाँ पर बेंचोमीटर को यूज करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो, ठीक है। वहाँ पर हम लोग जो इसके रहेगा टॉपिक उसको कवर कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर।